Hello student, let's start with a new topic population ecology। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर जो टर्म्स यूज होंगे या जो मेथड यूज होंगे वो नेट में भी आते हैं और एमएससी के लिए भी, न्यूमेरिकल के लिए भी काफ़ी वो टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं पहले व्हाट इज पॉपुलेशन। इट इज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेम स्पीसीज जो हैं उनका कलेक्शन पॉपुलेशन कहलाता है। और इकोलॉजी क्या है? ये जो एनवायरमेंट और इंडिविजुअल का इंटरेक्शन है उसकी जो स्टडी करती है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की। So what is population ecology? Population ecology is the study of population in relation to their environment। जो कलेक्शन है इंडिविजुअल का, जो सेम स्पीसीज प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसका क्या एनवायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है, इसे हम कहेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। इट इंक्लूड्स एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, एज स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन इन पॉपुलेशन साइज। सब पे डिपेंड करती है पॉपुलेशन इकोलॉजी की, उसकी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है, कितनी टाइप के साइज के अंदर वेरिएशंस प्रेजेंट है। तो ये है अपनी। नेक्स्ट है अपना पॉपुलेशन साइज। तो एक पॉपुलेशन का साइज किस पे डिपेंड करेगा? पॉपुलेशन का साइज डिपेंड करता है उसके अंदर कितनी बर्थ रेट है, कितनी डेथ रेट है, या कितने न्यू इंडिविजुअल उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, या फिर कितने वहां से उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के चले गए। तो इस पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन का साइज। In population genetics and population ecology, population size is the number of individual organism in a population। population का size क्या होगा? कितने इंडिविजुअल वहां पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की कि 1 किलोमीटर के अंदर इतने प्लांट जो है वो प्रेजेंट हैं, 1000 प्लांट है या फिर 200 प्लांट है, 500 प्लांट है। वो सारे क्या है? उस पॉपुलेशन का साइज, कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन उस इंडिविजुअल की, सेम स्पीसीज की वहां पे प्रेजेंट है। इसे डिनोट किया जाता है एन से। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? फर्स्ट इज क्रूड बर्थ रेट, कि कितनी बर्थ रेट उसके अंदर है, टोटल बर्थ रेट उसमें कितनी है उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन की। तो इस पे साइज डिपेंड करता है कि साइज उसका डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। क्रूड डेथ रेट, कितनी डेथ रेट है, कोई इंडिविजुअल है उसकी डेथ रेशो क्या है, वो भी इस पे। इमिग्रेशन, कोई न्यू स्पीसीज आके ऐड हुई है, वो भी डिपेंड करेगा पॉपुलेशन साइज को। प्लस एमिग्रेशन, या फिर कोई इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चला गया। तो ये फैक्टर है जो पॉपुलेशन के साइज को इन्फ्लुएंस करते हैं कि पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज। ओके, हेयर आर सम टर्म्स और द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन साइज। फर्स्ट इज नेटिलिटी। अभी हमने बात करी बर्थ रेट की कि कितनी बर्थ रेट है। तो नेटिलिटी क्या हो जाएगी? द बर्थ रेट विच इज द रेशियो ऑफ टोटल लाइव्स बर्थ टू द टोटल पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल, टोटल लाइव जो बर्थ हैं कितने हुए हैं, उन सब का रेशियो यहाँ पे कहलाता है नेटिलिटी। नेक्स्ट टर्म है मोटिलिटी, द डेथ रेट विच इज ऑल्सो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेथ टू द टोटल पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कितने स्पीसीज जो है उनकी डेथ हुई, ये मोटिलिटी रेट या फिर मोटिलिटी टर्म होती है उसके अंदर। नेक्स्ट है इमिग्रेशन, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मूविंग इनटू एरिया ऑक्यूपाई बाय द पॉपुलेशन इज कॉल्ड इमिग्रेशन। तो इसके अंदर क्या होगा कि कितने न्यू इंडिविजुअल वहां पे आके ऐड हुए हैं, वो सारे इमिग्रेशन के थ्रू जो पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज एमिग्रेशन विच इन्वॉल्व मूविंग आउट ऑफ द इंडिविजुअल ऑक्यूपाइड बाय द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एमिग्रेशन। तो कितने इंडिविजुअल जो हैं उस पॉपुलेशन को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले गए।
तो ये फैक्टर है जो पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज या डिक्रीज या फिर अफेक्ट करते हैं। नेटिलिटी रेट कितना है उसके अंदर, मोटिलिटी रेट कितना है, इमिग्रेशन कितना है और एमिग्रेशन उसके अंदर कितना है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे एक पॉपुलेशन। The next is factor that increase population size। कोई पॉपुलेशन है उसका साइज कैसे इंक्रीज हो सकता है, या तो उसके अंदर एमिग्रेशन हो कि कोई नया इंडिविजुअल आके उसमें ऐड हो जाए, या फिर उसके अंदर क्या हो, नेटिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बर्थ रेट वहां पे इंक्रीज हो रही है, न्यू बर्थ हो रही है, तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। या फिर इमिग्रेशन वहां हो जाए कि कोई नया इंडिविजुअल आके वहां पे ऐड हो जाए। तो नेटिलिटी इज द रिक्वायरमेंट टू पॉपुलेशन थ्रू रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल जो है वो ऐड हो रहे हैं और पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। एमिग्रेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉपुलेशन और दैट इज बर्ड माइग्रेशन, कि कोई नए इंडिविजुअल आके ऐड हो रहे हैं, जैसे बर्ड माइग्रेट कर जाते हैं एनवायरमेंट फैक्टर के ऊपर या फिर शेल्टर के लिए या फिर फूड के लिए, तो वो सारा फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है कि पॉपुलेशन का साइज जो है इंक्रीज होगा। तो ऐसे ही पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होगा अगर मोटिलिटी रेट वहां पे ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल, इफ द स्कार्सिटी ऑफ फूड और द स्कार्सिटी ऑफ सनलाइट और द scarcity of water is present in that area, then plant size can be reduced. So this is the factor which influence the population size, which decrease or reduce the population size. अदर और क्या हो सकता है इसके अंदर, कि प्रीडेशन वहां पे हो जाए, एमिग्रेशन वहां पे हो जाए, कि जो एनिमल्स हैं वो वहां से क्या करें, माइग्रेट कर जाएं और दूसरे हैबिटेट में चले जाएं। तो ये जो फैक्टर है ये इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं पॉपुलेशन के साइज को। तो डायग्राम में दिखाया गया है कि एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, यहाँ बर्ड्स हैं, बर्ड में बर्थ रेट की वजह से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हुआ, इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हुआ, या फिर उसमें क्या हो, एमिग्रेशन हो या फिर प्रेडेशन उसके अंदर हो जाए या डेथ रेट जो है इंक्रीज हो जाए तो पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो जाए। तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज और डिक्रीज करता है इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, if we count the total number of the population at a particular area, तो इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर जो होंगे या फिर कौन कौन से ऐसे पैरामीटर होंगे जिनके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे कि पॉपुलेशन का साइज क्या होगा। तो पॉपुलेशन चेंज कैसे या पॉपुलेशन को काउंट हम कैसे करेंगे कि बर्थ रेट कितनी है प्लस उसके अंदर इमिग्रेशन कितना हुआ है, उसमें से अगर हम रिड्यूस कर दें, उसमें से अगर हम हटा दें डेथ रेट और एमिग्रेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन चेंज साइज आ जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन जो इन चार फैक्टर के ऊपर जो डिपेंड कर रही है, इमिग्रेशन का मतलब कोई चीज आके जुड़ रही है, या फिर नेटिलिटी का मतलब जो न्यू बर्थ हो रही है वो भी जुड़ रही है, या फिर मोटिलिटी जो रिड्यूस हो रही है, डेथ रेट हो रही है, या फिर एमिग्रेशन, तो ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन की साइज और डेंसिटी जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी। ओके, सो व्हाट इज डेंसिटी? द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वी आर कॉल्ड इट डेंसिटी, कि कितना पॉपुलेशन का साइज है एट दैट पर्टिकुलर एरिया, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो एक एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं वो रहेगी उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज एन एवरेज नंबर, एवरेज निकालते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जैसे अभी हम मेथड पढ़ेंगे इसके कि कैसे कैसे पॉपुलेशन की एवरेज डेंसिटी हम निकालते हैं। इट इज यूजुअली शोन एज नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर एरिया और पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो दो टाइप से डेंसिटी, जो टू टाइप की डेंसिटी होती है, क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक। क्रूड का मतलब ओवरऑल डेंसिटी हम निकाल लें कि इतने एरिया के अंदर पर्टिकुलर कितने इंडिविजुअल, कितने प्लांट स्पीसीज या बर्ड्स की स्पीसीज या ह्यूमन पॉपुलेशन प्रेजेंट है, वो है इसकी क्रूड डेंसिटी। स्पेसिफिक का मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया हम लें और उसके अंदर हम काउंट करें कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं। तो टू टाइप की डेंसिटी है, क्रूड भी है और स्पेसिफिक भी। अब इसका है मेजरमेंट कि इसको कैसे मेजर करा जाए।
तो दो टाइप के मेथड इसमें बताए, टोटल काउंट मेथड और सैम्पलिंग मेथड। तो टोटल काउंट मेथड क्या होता है, जैसे कि प्लांट वगैरह के अंदर हम करते हैं, अगर हमें डेंसिटी का पता करना हो तो प्लांट की स्पीसीज को हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो मूवेबल नहीं। अगर बर्ड्स की स्पीसीज को हमें काउंट करना हो या फिर दूसरे जो इंडिविजुअल है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसको हमें अगर काउंट करना हो तो उसके लिए हम टोटल काउंटेबल मेथड यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो दो मेथड है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, नेट में भी आता है, एमएससी के पेपर में भी आता है, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे है फर्स्ट मेथड जो है टोटल काउंट मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो टोटल काउंट मेथड में क्या होता है, हम डायरेक्ट काउंटिंग करें कोई पॉपुलेशन की, जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर थोड़े एनिमल प्रेजेंट हैं, फ्यू एनिमल प्रेजेंट है, या फिर कोई कॉलोनीज ऐसी हैं जो फ्यू अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उनको काउंट कर सकते हैं। या फिर प्लांट के अंदर कि स्पेसिफिक एरिया में कितने प्लांट यूकलिप्टस के हैं या फिर यूफोर्बिया के प्लांट कितने हैं, तो उनको हम क्या करें, पर्टिकुलर एरिया में हम काउंट कर सकें कि इतने प्लांट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो ये काउंटेबल हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं। या फिर ह्यूमन बींग के अंदर अगर हम करें कि ह्यूमन बींग जो है इस स्टेट के अंदर इतने प्रेजेंट थे, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने प्रेजेंट थे, उनको हम काउंट कर सके, तो ये काउंटेबल मेथड है। जैसे ब्रीडिंग कॉलोनीज होती हैं, उनके अंदर क्या करा जाता है, फोटोग्राफ ले लिए जाते हैं, उसके बाद उनका क्या करा जाता है, काउंटिंग करी जाती है, उनको बाद में काउंट कर लिया जाता है। तो ये एक सिंपल मेथड है कि टोटल इंडिविजुअल जितने भी प्रेजेंट हैं उनको काउंट किया जाए। नेक्स्ट जो है वो है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड के अंदर क्या होगा, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स नेचुरल एबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही हमें उन्हें काउंट करना है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको नेचुरल हैबिटेट के अंदर हमें काउंट करना है। तो ये दो टाइप से किया जाता है, पहला है प्लॉट बेस्ड या कोऑर्डिनेट मेथड, या सेकंड है कैप्चर बेस्ड मेथड। दोनों में से क्वेश्चन जरूर आता है। कैप्चर बेस्ड मेथड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेट में भी क्वेश्चन आता है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेट सैम्पलिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली प्लांट के अंदर ही ये यूज किया जाता है, प्लांट की स्टडी के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हमें टोटल पॉपुलेशन अगर एक प्लांट की अगर पता करनी हो, जैसे हमने एमएससी की इकोलॉजी के प्रैक्टिकल में किया भी हुआ है, एक हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं और उस कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, हम अलग अलग एरिया के अंदर उस कोऑर्डिनेट को सेट करते हैं, और जितनी भी उसके अंदर एवरेज नंबर निकलते हैं कोऑर्डिनेट के, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल एरिया से या एरिया के कोऑर्डिनेट से। इससे क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन का हमें पता चल जाएगा। जैसे इसके डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि एक कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे डाला हुआ है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और इनका एवरेज निकाल के, पूरी जो ये स्पीसीज है इनकी एवरेज निकाल के, इंडिविजुअल की एवरेज निकाल के टोटल एरिया से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक मेथड, सिंपल मेथड ये, हम इसको प्लांट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एनिमल के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर ऐसा कहा जाए तो कोऑर्डिनेट मेथड नहीं सुटेबल, क्योंकि वो एक जगह पे वो मूवेबल हैं, एक जगह नहीं रहेंगे, तो हम उन पे कोऑर्डिनेट नहीं डाल सकते कि उनको फिर काउंट करा जाए कि हमने यहाँ पे बाउंड्री लगा दी और इसके अंदर हम उन इंडिविजुअल को काउंट कर सकें। तो इसके लिए सेकंड मेथड आता है जो कि है मार्क रिकैप्चर मेथड। तो देखो ये कई नाम से आता है, जैसे कि इसका नाम है कैप्चर रिकैप्चर मेथड, पहला नाम ये है कैप्चर मार्क रिकैप्चर मेथड, या फिर मार्क रिकैप्चर मेथड, साइट और रीसाइट मेथड, मार्क रिलीज रिकैप्चर मेथड, या मल्टीपल सिस्टम एस्टीमेट। ये जो अलग अलग नाम है इनसे कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इस मेथड को समझना है। फर्स्टली यूज करा गया था 1890 में पीटरसन के द्वारा। उन्होंने क्या बनाया था इस मेथड को, ये मूवेबल जितने भी इंडिविजुअल थे उनके लिए बनाया गया। इसके अंदर क्या करा गया, चार जो मेन प्रोसेस थी वो इसके अंदर मेन है, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, सर्वे फर्स्ट, सर्वे टू, या सैंपल 1 सैंपल 2 भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया, एक स्पेसिफिक एरिया को लिया गया, जैसे कि ये एरिया लिया हुआ है, हम सैंपल 1 कर रहे हैं, सर्वे 1 कर रहे हैं, इसके अंदर हमने इस एरिया को चूज कर लिया। इसके अंदर हमें फर्स्ट स्टेप जो करना है, हमने रैंडमली स्पीसीज को कैप्चर कर लिया। फर्स्ट स्टेप है कि हमने
कोई यहाँ पे जो ये जो रैंडम हमने कैप्चरिंग करी है यहाँ पे, जैसे कि सर्वे फर्स्ट में दिख रहा है या सैंपल फर्स्ट में दिख रहा है, हमने कुछ जो इंडिविजुअल थे उनको कैप्चर कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने 100 स्पीसीज जो हैं उनको कैप्चर किया है, बाकी 1000 हो सकती हैं, 2000 हो सकती हैं, हमें नहीं पता। हम एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर गए और वहां से इंडिविजुअल को हम कैप्चर करके लाए। इसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो ये है, पहले कैप्चरिंग का है, सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है इसमें मार्क। जो स्पीसीज हमने, फॉर एग्जांपल हमने 100 इंडिविजुअल को यहाँ पे पकड़ा था, हमने 100 के 100 को क्या किया, मार्क कर दिया। ठीक है, जो 100 स्पीसीज हमने यहाँ पे मार्क करी है, इन इंडिविजुअल को मार्क करा है, थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है रिलीज। अब हमने वापस से इस एरिया के अंदर इनको रिलीज कर दिया। ठीक है, 3 स्टेप हो गए, पहले में हमने कैप्चर किया, दूसरे में हमने इनको मार्क किया और तीसरे में इनको फिर से रिलीज कर दिया। फोर्थ जो आता है, जैसे कि सैंपल 2 देख रहे हो, ये जो स्पीसीज हमने मार्क करी ये क्या होगी, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ऐसा तो है नहीं कि जो स्पीसीज हमने पकड़ी है वो कोई एक स्पेसिफिक जगह पे जाके रुकेंगी, वो क्या होगी, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब हमने सैंपल 2 के अंदर फिर से इंडिविजुअल को कैप्चर करा है। फॉर एग्जांपल हमने 50 इंडिविजुअल को कैप्चर करा सर्वे 2 में जाके, सैंपल 2 में जाके। तो जो 50 इंडिविजुअल हमने कैप्चर करें तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, कुछ हमें मार्क्ड मिलेंगे, कुछ हमें अनमार्क मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 20 जो है वो मार्क मिलते हैं और 30 जो है अनमार्क मिलते हैं। बाकी पूरे जो इंडिविजुअल हैं इनको पिक करना इतना आसान नहीं है कि हम उनको पकड़ पाए। हमें सिर्फ 50 मिले और 50 में से 20 जो हैं उनको मार्क किया गया है और 30 जो हैं वो अनमार्क्ड हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा सैंपल है इसके अंदर कितने आ गए, 50 जो इंडिविजुअल है वो अपने पास आ गए। फर्स्ट में हमने 100 जो इंडिविजुअल थे उनको मार्क किया था, नेक्स्ट जो स्टेप हुआ उसमें हमने 50 को कैप्चर किया, जिसमें से 20 जो है वो मार्क्ड हैं और 30 जो है वो अनमार्क्ड हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसकी डेंसिटी निकालनी है, टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। तो अपने पास इसके लिए मेथड क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ दे रखा है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल और टोटल पॉपुलेशन MC अपॉन R। R का मतलब रिकैप्चर। तो 4 जो स्टेप हमने करे, कैप्चर करा, फिर उनको मार्क किया, फिर उनको रिलीज किया और रिकैप्चर किया, इसी के बेस पे इनको ये डिफरेंट जो नेम है इस मेथड के, मार्क, रिकैप्चर या फिर जो साइट और इनसाइट जो है, ये सारे नाम इसी के बेस पे दिए गए कि ये क्या था, सर्वे था। तो 2 सैंपलिंग हमने कर ली जिसके अंदर 100 स्पीसीज यहाँ मिली है और 50 स्पीसीज हमें यहाँ पे मिली। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, S1 मल्टीप्लाइड बाई S2 अपॉन M। M मीन्स जो स्पीसीज जो थी वो हमने जो मार्क करी थी वो स्पीसीज जो सैंपल 2 में हमें मिली। तो S1 यहाँ पे कितने हैं, सैंपल फर्स्ट में अपने पास कितने, 100 इंडिविजुअल है। ठीक है, सैंपल 2 में अपने पास कितने इंडिविजुअल है, S2 में अपने पास 20 मार्क्ड और 30 अनमार्क्ड हैं। तो अपने पास टोटल कितने हैं, 50। 100 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन जो मार्क्ड मिले हैं हमें, उनसे इनको हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो मार्क्ड हमें कितने मिले थे, रिकैप्चर हमने कितने करे थे, 20 स्पीसीज। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन 20, तो टोटल जो एवरेज डेंसिटी आती है इन इंडिविजुअल की वो आती है 250। तो ये क्या है, रेंडमली हम पिक करते हैं मेथड को, ये एक सैम्पलिंग है जिसमें हम मार्क करते हैं, मार्क करके हम इनको रिकैप्चर करते हैं और इस मेथड के थ्रू हम बता सकते हैं कि टोटल एरिया के अंदर जो इंडिविजुअल की डेंसिटी है वो कितनी है, कितने इंडिविजुअल वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो रेंडमली हमें कितने मिले, 250 इंडिविजुअल। तो ये जो रेशो है ये है मार्क रिकैप्चर मेथड का। नेक्स्ट जो आता है वो है पॉपुलेशन डिस्पर्शन। इसके अंदर क्या होता है, इज द पैटर्न ऑफ स्पेसिंग अमंग इंडिविजुअल विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कि कितनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर कितने इंडिविजुअल जो हैं वो फैले हुए हैं या कितने वहां पे सरवाइव करते हैं। तो 3 मेथड हो सकते हैं, रेंडमली वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, यूनिफॉर्म हो सकते हैं या फिर क्लम्प्ड। तो तीनों
फर्स्ट डिस्पर्सन जो है इसके अंदर वो है क्लम्प्ड डिस्पर्सन। इसके अंदर क्या होता है क्लम्प्ड पैटर्न के अंदर, व्हेन द इंडिविजुअल आर एग्रीगेटेड इन पैचेस, एक पैच के रूप में या फिर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो सारे इंडिविजुअल एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। मोस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पॉपुलेशन, ये किस लिए होता है, ये मोस्टली उन इंडिविजुअल के अंदर होता है जो झुंड बना के रहते हैं, एक स्पेशल पैच के ऊपर या स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो झुंड बना के रहते हैं। वो किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए या फिर अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो रिसोर्स होते हैं वो उनके काफी कंजर्व्ड रहते हैं एक ही एरिया के अंदर, इसलिए वो क्या करते हैं एक एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर वहां प्रेजेंट है। रीजन क्या हो सकते हैं, सम एरियाज ऑफ हैबिटेट आर मोर सुटेबल देन अदर्स, कि उनकी जो हैबिटेट है, जो उनका एरिया है वो ज्यादा सुटेबल रहता है दूसरे के अलावा, तो वो एक ही एरिया के अंदर रहना पसंद करते हैं। फिर क्या है, हिट्रोजीनियस एनवायरनमेंट विद रिसोर्स कंसंट्रेटेड इन पैचेस, तो जो रिसोर्स होते हैं उनके वो भी क्या हो, कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो ज्यादा है, किसी में कम है, तो ये भी डिपेंड करता है। टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिमेन विद पेरेंट्स, कई इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनकी जो टेंडेंसी है ऑफस्प्रिंग की वो पेरेंट्स के साथ ही वो झुंड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मेटिंग और सोशल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, तो ये डिपेंड करता है क्लम्प डिस्पर्शन, जिसमें एक पैच के ऊपर रहते हैं एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये पैचेस प्रेजेंट हैं कि इस एरिया के अंदर ये पैच है, वो उसके इस एरिया के अंदर ये पैच है, तो ये क्या करते हैं एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। क्यों करते हैं ये ऐसा, लिविंग इन ए ग्रुप इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ हंटिंग, एक तो इनको शिकार करने में आसानी रहती है, स्प्रेड ऑफ वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर यंग वंस, जो इनके यंग वंस रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल है, और जो इंडिविजुअल है इनका टेरर बना रहता है अगर ये झुंड में रहेंगे तो इसके लिए क्या है, ये एक पैचेस के ऊपर एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है यूनिफॉर्म डिस्पर्शंस। इसके अंदर क्या रहता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न के साथ वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर इंडिविजुअल प्रेजेंट हो। जैसे इसमें एग्जांपल है कैरियोसोटे बुसेज जो होती हैं मुजावे डेजर्ट के अंदर, तो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर ये जो बुसेज हैं, ये जो झाड़ियां हैं, ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न के साथ अरेंज रहती हैं। ऐसा क्यों होता है इसके अंदर, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए, इन विच द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन मेंटेन ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर इन प्लांट ड्यू टू कंपटीशन फॉर वाटर सनलाइट एंड अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट, अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट की या फिर वाटर के लिए या सनलाइट के लिए वो क्या है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहते हैं, एक यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो रैंडमली डिस्पर्शंस जो हैं, कि इनका जो स्पेसिंग पैटर्न जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है और विंड के थ्रू उसके सीड जो हैं वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वो अलग अलग एरिया के अंदर जाके अलग अलग ग्रो करें, जहां जहां उनको न्यूट्रिएंट मिलते हैं या जहां पे उनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, वाटर अवेलेबिलिटी मिलती है, वो रेंडमली क्या करते हैं अपने हैबिटेट से दूर जाके ग्रो कर देते हैं। तो ऐसा जो है डिस्पर्शन जो है इनका, उसे कहते हैं रैंडम डिस्पर्शंस। इट इज द स्पेसिंग पैटर्न बेस्ड ऑन टोटल अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रीजन क्या हो सकते हैं, स्पीसीज डू नॉट फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट विद वन अनदर, ऐसा भी हो सकता है कि स्पीसीज का इंटरेक्शन वो बहुत कम हो। नॉट हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइक्रो एनवायरनमेंट विद देयर हैबिटेट, और अपनी हैबिटेट को छोड़ के वो रेंडमली कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है रैंडम का, कि विंड के थ्रू कोई सीड जो है वो डिस्पर्स हो गए और जहां जहां इनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता गया ये ग्रो करते गए, तो अलग अलग एरिया के अंदर ये ग्रो कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमें डेंसिटी देखनी है, कितनी टाइप के हैं, कैसे कैसे हम पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, क्या रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है पॉपुलेशन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।